प्रिय विद्यार्थियों, मैं मधु दरगड़े आज आपको तटस्थता वक्र विश्लेषण भाग 10 के बारे में जानकारी दूंगी। पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को आय प्रभाव और आय प्रभाव के स्वभाव के बारे में बताया था। उसी को आगे बढ़ाते हैं। कोई वस्तु प्रारंभ से ही श्रेष्ठ या घटिया नहीं होती, बल्कि उपभोक्ता का आय स्तर भी वस्तु को श्रेष्ठ, मध्यम तथा घटिया बनाने में सहयोगी है। एक ही वस्तु जो निम्न आय स्तर पर श्रेष्ठ है, मध्यम आय स्तर पर मध्यम तथा ऊंचे आय स्तर पर घटिया या निकृष्ट बन जाती है। जैसे डालडा घी, घटिया कपड़ा आदि। तो इस तरह से उपभोक्ता का आय स्तर वस्तु को श्रेष्ठ, मध्यम तथा घटिया बनाने में सहयोगी होता है। डायग्राम ले लेते हैं। इस डायग्राम में एक्स अक्ष पर है एक्स वस्तु, वाई अक्ष पर है वाई वस्तु। कीमत रेखा है ए बी। ये आई सी को पी बिंदु पर स्पर्श करती है, तो संतुलन का बिंदु है पी, अर्थात जहाँ कीमत रेखा तटस्थता वक्र को स्पर्श करती है वह संतुलन का बिंदु होता है। इसके बाद अगली कीमत रेखा है A1 B1। यह IC1 को Q बिंदु पर स्पर्श करती है, तो अगला संतुलन का बिंदु है Q। इसके बाद A2 B2 कीमत रेखा IC2 को R बिंदु पर स्पर्श करती है, तो संतुलन का बिंदु है R। इसके बाद A3 B3 कीमत रेखा IC3 को S बिंदु पर स्पर्श करती है, तो संतुलन का बिंदु है S। अगली है A4 B4 कीमत रेखा IC4 को T बिंदु पर स्पर्श करती है, तो संतुलन का बिंदु है T। इसके बाद A5 B5 कीमत रेखा IC5 को U बिंदु पर स्पर्श करती है, तो संतुलन का बिंदु है U। और अंतिम है A6 B6 कीमत रेखा IC6 को V बिंदु पर स्पर्श करती है, तो संतुलन का बिंदु है V। तो इस तरह से जहाँ कीमत रेखा तटस्थता वक्र को स्पर्श करती है वह संतुलन का बिंदु होता है। तो हमारे पास में संतुलन के बिंदु हैं P, Q, R, S, T, U और V। इन संतुलन के बिंदुओं को आपस में मिला दें तो हमें ICC अर्थात इनकम कंजम्पशन कर्व या आय उपभोग वक्र प्राप्त होता है। तो आप देखिए, यह इनकम कंजम्पशन कर्व या आय उपभोग वक्र P से S बिंदु तक ऊपर की ओर उठ रहा है, अर्थात इसका ढाल धनात्मक है। अर्थात जैसे जैसे आय बढ़ती है, X की मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ती है, तो यहाँ पर X वस्तु श्रेष्ठ वस्तु है। S बिंदु से T बिंदु के बीच में यह एक सीधी खड़ी रेखा हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में आय तो बढ़ी है लेकिन X की मांगी जाने वाली मात्रा स्थिर है, तो मध्यम आय स्तर पर यह मध्यम हो जाती है। T बिंदु के बाद आय उपभोग वक्र पीछे की तरफ मुड़ रहा है, जैसे U और V, अर्थात ये पीछे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आय बढ़ी लेकिन X की मांगी जाने वाली मात्रा घटी है, तो इस तरह से ऊंचे आय स्तर पर वह वस्तु घटिया
या निकृष्ट बन जाती है। तो कोई भी वस्तु प्रारंभ से ही श्रेष्ठ या घटिया नहीं होती, बल्कि उपभोक्ता का आय स्तर वस्तु को श्रेष्ठ, मध्यम तथा घटिया बनाने में सहयोगी होता है। एक ही वस्तु जो निम्न आय स्तर पर श्रेष्ठ है, मध्यम आय स्तर पर मध्यम और ऊंचे आय स्तर पर घटिया या निकृष्ट बन जाती है। तो ये था आय प्रभाव। इसके बाद हम लेंगे प्रतिस्थापन प्रभाव अर्थात सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। केवल सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप किसी वस्तु के उपभोग में परिवर्तन को प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं, जबकि उपभोक्ता की वास्तविक आय स्थिर रहती है। उपभोक्ता एक ही तटस्थता वक्र पर एक संतुलन बिंदु से दूसरे संतुलन बिंदु पर पहुंच जाता है, अर्थात उसका संतुष्टि का स्तर उतना ही रहता है। तो यहाँ केवल सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन होता है और उसकी वजह से किसी वस्तु के उपभोग में परिवर्तन को प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन का मतलब ये है कि एक वस्तु सस्ती होती है और दूसरी वस्तु महंगी होती है। तो प्रतिस्थापन प्रभाव की जो मान्यताएं हैं उसमें पहला है, दो वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन होता है। एक वस्तु सस्ती तथा दूसरी वस्तु महंगी हो जाती है। तो ये है पहली मान्यता। दूसरी मान्यता है, एक वस्तु के महंगे होने का प्रभाव दूसरी वस्तु के सस्ते होने से इस प्रकार पूर्णतः नष्ट हो जाता है कि उपभोक्ता अपने पूर्ववत संतुष्टि स्तर पर बना रहता है, अर्थात उसी पुरानी तटस्थता वक्र रेखा पर नए साम्य की स्थिति में पहुंचता है। तो एक वस्तु महंगी होती है, दूसरी वस्तु सस्ती होती है, लेकिन एक वस्तु के महंगे होने का प्रभाव दूसरी वस्तु के सस्ते होने से पूरी तरह नष्ट हो जाता है और उपभोक्ता उसी पुरानी तटस्थता वक्र रेखा पर नए साम्य की स्थिति में चला जाता है। और तीसरा है, उपभोक्ता की मौद्रिक आय स्थिर रहती है, आय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसे समझाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण यहाँ मैंने लिया है। माना कि आय है 10 रुपये, प्राइस ऑफ एक्स अर्थात एक्स वस्तु की कीमत पी एक्स है 2 रुपये प्रति इकाई, प्राइस ऑफ वाई अर्थात वाई वस्तु की कीमत पी वाई है 1 रुपये प्रति इकाई। यदि वह 10 रुपये की आय को केवल एक्स पर व्यय करता है और वाई वस्तु बिल्कुल नहीं खरीदता है, तो एक्स वस्तु की इकाइयाँ आएंगी हमारे पास में 5। इस डायग्राम में हमने एक्स अक्ष पर लिया है एक्स वस्तु, वाई अक्ष पर ली है वाई वस्तु। तो इस तरह से 10 रुपये की आय को केवल एक्स पर व्यय करता है तो एक्स वस्तु की 5 इकाइयाँ आती है, जो कि बी बिंदु से बताया गया है। यदि वह 10 रुपये की आय को केवल वाई वस्तु पर व्यय करता है, एक्स बिल्कुल नहीं खरीदता है, तो वाई वस्तु की इकाइयाँ आएगी 10, जो ए बिंदु से बताया है। तो कीमत रेखा है ए बी। अब स्थिति बदल जाती है, आय वही है 10 रुपये, प्राइस ऑफ एक्स अर्थात एक्स वस्तु की कीमत घट करके 1 रुपये प्रति इकाई हो गई, अर्थात एक्स वस्तु सस्ती हुई है, और प्राइस ऑफ वाई 2 रुपये प्रति इकाई हो गई है, अर्थात वाई वस्तु महंगी हुई है। तो एक वस्तु सस्ती हुई है, दूसरी वस्तु महंगी हुई है। यहाँ पर यदि वह 10 रुपये की आय को केवल एक्स वस्तु पर व्यय करता है, वाई बिल्कुल नहीं लेता है, तो एक्स वस्तु की इकाइयाँ आएगी 10, जो कि B1 बिंदु से बताया गया है। और दूसरी स्थिति ये हो सकती है
कि अगर वह 10 रुपये की आय को केवल y पर व्यय करता है, x बिल्कुल नहीं खरीदता है, तो y वस्तु की इकाई आएगी 5, जो A1 बिंदु से पता चलती है। तो इस तरह से x वस्तु सस्ती हुई है, अतः x वस्तु की अधिक इकाइयाँ खरीद पाएगा। y वस्तु महंगी हुई है, अतः y वस्तु की कम इकाइयाँ खरीद पाएगा। तो नई कीमत रेखा हो जाएगी A1 B1। तो इस तरह से प्रारंभिक कीमत रेखा है AB, और अगर x वस्तु सस्ती होती है और y वस्तु महंगी होती है तो नई कीमत रेखा हो जाती है A1 B1। तो ये मैंने सिर्फ आपके समझाने के लिए उदाहरण लिया है। इसके बाद प्रतिस्थापन प्रभाव का ये डायग्राम है। इस डायग्राम में x अक्ष पर है x वस्तु, y अक्ष पर है y वस्तु। प्रारंभिक कीमत रेखा है AB। ये IC तटस्थता वक्र को E बिंदु पर स्पर्श करती है। तो प्रारंभिक संतुलन का बिंदु है E, जहाँ कीमत रेखा तटस्थता वक्र को एक बिंदु पर स्पर्श करती है। तो इस E संतुलन के बिंदु पर x की मांगी जाने वाली मात्रा है x1 और y की मांगी जाने वाली मात्रा है y1। अब यदि x वस्तु सस्ती होती है तो x की अधिक मात्रा खरीदी जाएगी, और y वस्तु महंगी होती है तो y की कम मात्रा खरीदी जाएगी। तो नई कीमत रेखा है A1 B1। यह IC को F बिंदु पर स्पर्श करता है। तो नया संतुलन का बिंदु है F। इस F संतुलन के बिंदु पर x वस्तु की मात्रा है x2, y वस्तु की मात्रा है y2। तो इस तरह से E बिंदु से F बिंदु तक चलन प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाता है। तो E बिंदु से F बिंदु तक जो चलन है ये है हमारा प्रतिस्थापन प्रभाव। अब प्रतिस्थापन प्रभाव की वजह से आप देखिए क्या प्रभाव पड़ता है। पहले x की मात्रा थी x1, बाद में x की मात्रा हो गई x2। तो x की मात्रा में वृद्धि हुई है x1 x2 के बराबर, और जो y की मात्रा है वह पहले थी y1 और नए साम्य के बाद यह घट कर के y2 रह गई है। तो y की मात्रा में कमी हुई है y1 y2 के बराबर। तो जो प्रतिस्थापन प्रभाव है यह एक ही तटस्थता वक्र रेखा पर बिंदु E से बिंदु F तक चलन है। दूसरा है x वस्तु पर प्रतिस्थापन प्रभाव है x की मात्रा में x1 x2 के बराबर वृद्धि। और तीसरा है y वस्तु पर प्रतिस्थापन प्रभाव है y की मात्रा में y1 y2 के बराबर कमी। तो जो वस्तु सस्ती हुई है उसकी अधिक मात्रा काम में ले रहा है, और जो वस्तु महंगी हुई है उसकी कम मात्रा काम में ले रहा है। तो प्रतिस्थापन प्रभाव उसी तटस्थता वक्र पर चलन है, उसका संतुष्टि का स्तर उतना ही रहता है। तो आज इतना ही, शेष अगली कक्षा में।